हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खूब 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 मजे ले रहे होंगे। तो आज डेट है 17 दिसंबर और आज के दिन जो हम इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला आर्टिकल है दोस्तों, जो बिहार में आप लोगों ने हौज की कंडीशन सुनी होगी। हौज की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारी डेथ हो रही हैं, तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं कि हौज का प्रोडक्शन कैसे होता है, क्या यहाँ पे रिस्क है, किस तरीके से इनको ख़त्म किया जाता है, और ये सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। दूसरा आर्टिकल दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कोर्ट्स के वैकेशन के बारे में। अभी कुछ दिनों में यहाँ पे जो कोर्ट है वो अपना विंटर वैकेशन ले लेगी, और इसको लेके कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं लोगों ने क्रिटिसिज्म किया है। ओके। साथ ही दोस्तों हम लोग लास्ट आर्टिकल में डिस्कस करेंगे नासा के स्पेस क्राफ्ट के बारे में। आप कह सकते हैं कि वो क्या है, मिसाइल क्या है बेसिकली नासा की, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी मजा आएगा आपको, और इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी गैदर करने को मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और डिस्कस करते हैं एक एक करके इन सभी आर्टिकल्स को। लेकिन उससे पहले बता दूं कि 22 दिसंबर से आपके आरंभ बैच चालू हो जाएंगे। 0% EMI का फ़ायदा उठाइए। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में आप लोग के लिए। और साथ ही दोस्तों आप लोग के लिए IRMS की जो क्लासेज हैं ये भी 18 दिसंबर से चालू हो जाएंगी। कल दोस्तों आपको सुबह 11 बजे देखने को मिलेगा स्टडी IAS। आप इतना कोड यूज करके एनरोल कर लीजिए अन अकेडमी अल्ट्रा कॉम्बैट के अंदर, और फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अब आराम से लेते हुए चलेंगे वीडियो को और डिस्कस करेंगे करके हर एक आर्टिकल को। देखिए हौज क्या है। हौज बताऊं मैं उससे पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा कि बिहार के अंदर जो आप कह सकते हैं हौज की ट्रेजेडी हुई, उससे जो डेथ हो रही है वो 28 पहुंच चुकी हैं फ्राइडे को। ओके। अब हौज एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा टर्म जो कि यूज किया जाता है चीप पुअर क्वालिटी एल्कोहल, जो कि आप कह सकते हैं बनाई जाती है क्रूड सेटिंग के साथ। अगर दोस्तों इस एल्कोहल को प्रिपेयर करने में थोड़ा सा भी लेफ्ट या राइट होता है, तो ये मान लीजिए या तो जिस व्यक्ति ने उसे कंज्यूम किया उसकी डेथ ही होगी, और या तो उसे बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी हो जाएगी। तो कैसे इसका प्रोडक्शन होता है, अगला यही सवाल है हमारा। देखिए हौज को बनाया जाता है फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन के साथ। जो बनाने वाला है वो यहाँ पे हीट करता है वाटर, येस्ट और शुगर को। ओके। कई बार यहाँ पे जो फ्रूट का वेस्ट होता है उसको भी यूज़ कर लेते हैं कि प्रोड्यूस कर सके एक फर्मेंटेड मिक्सचर। काफ़ी बड़ा यहाँ पे बर्तन रहता है, उसके अंदर इन सबको हीट किया जाता है। फर्मेंटेशन के अंदर दोस्तों क्रिएट होता है एल्कोहल, बट जैसे ही आप कह सकते हैं उसमें हम लोग और शुगर डालते हैं। ओके। और उसके कंज्यूम करवाने के लिए हम लोग डालते हैं येस्ट। ये एक काफ़ी आप कह सकते हैं इनएफिशिएंटी है, और एक बार ये जैसे स्टॉप हो जाता है उसके बाद डिस्टिलेशन लाया जाता है, जिसकी मदद से हम लोग सेपरेट करते हैं इथेनॉल। ओके। इथेनॉल क्या हो गया, इथेनॉल दोस्तों कंज्यूमेबल एल्कोहल होता है, वही इथेनॉल आप लोग पीते हैं इसी मिक्सचर से जो यहाँ बना हुआ है। और वो कैसे होता है, वो होता है दोस्तों इस मिक्सचर को और ज़्यादा बॉयल करके। ओके। काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे कह सकते हैं पॉट वगैरह यूज़ करते हैं ये लोग, बॉइलिंग वगैरह होती ही रहती है, और उसको यहाँ पे मल्टीपल राउंड्स करते हैं कि ये फाइनल प्रोडक्ट तक ये पहुँच सके। एक बार में नहीं होता ये, एक बार फिर अलग करेंगे, फिर दूसरे पॉट में, फिर दोबारा गर्म करेंगे, फिर अलग करेंगे, फिर दूसरे, फिर दोबारा, फिर गर्म। तो ये चीज़ चलती रहती हैं। अब इसमें रिस्क क्या है। देखिए दोस्तों जो फर्मेंटेड मिक्सचर होता है उसके अंदर सिर्फ इथेनॉल नहीं होता है, उसके अंदर हाईली टॉक्सिक मिथेनॉल भी होता है। और डिस्टिलेशन के दौरान दोस्तों जो इथेनॉल और मिथेनॉल होता है दोनों ही कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। अगर थोड़ा सा भी ये गलत हो गया दोस्तों, तो जो एंड प्रोडक्ट होगा उसके अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन रहेगा किसका, मिथेनॉल का। देखिए बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो मिथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है दोस्तों वो 64.7 डिग्री सेल्सियस है, और जो इथेनॉल है इसका है दोस्तों 78.4 डिग्री सेल्सियस। ओके। इस तरीके से ये बॉयल होते हैं, मतलब कि अगर इतना डिग्री पहुंचेगा तो ये बाहर निकल जाएगा मिथेनॉल, और फिर इतना पहुंचेगा तो इथेनॉल बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे इस काम को करने के लिए इन्हें हीटिंग तो करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों एक बात और है कि ओवर हीटिंग अगर हम लोग कर देते हैं तो इससे कहीं भी मदद नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे मदद के अलावा एक काम और हो जाएगा कि यहाँ पे जो वाटर है वो आप कह सकते हैं आ जाएगा। फिर आप लोग को क्या करना पड़ेगा, वाटर को फिर एवापोरेट करो आप लोग, क्योंकि वो वाटर कहाँ पे कलेक्ट होता रहेगा पॉट के अंदर। तो ये एक और प्रॉब्लम। इसीलिए हॉच मेकर को यहाँ पे उनके पास जो मटेरियल होते हैं ना, उनके पास कोई टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता है। टेम्परेचर कंट्रोल करके नहीं करते हैं वो कि इतना हम सेट कर देंगे इतना ही गर्म होगा। दे आर यूजिंग रॉ मटेरियल्स होते हैं उनके पास, रॉ ये लोग काम करते हैं, अपने अंदाजा से काम कर रहे हैं। और अगर और ये मौतें हो रही हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत यहाँ पे एल्कोहल का कंजप्शन हो रहा है। इस पर सरकार को काम करना चाहिए।
एक और दोस्तों यहाँ बात आती है अडल्ट्रेशन और उसके रिस्क को लेके। देखिए जिस तरीके से आपको पता है कंपनसेट होता है फॉर बॉइलिंग, ओवर बॉइलिंग को लेके, उस काम को करने के लिए हमें काम आता है अडल्ट्रेंट्स। ये ऐड किए जाते हैं जिससे कि जो हॉज का यहाँ पे पोटेंसी है वो और बढ़ जाती है। कुछ कॉमनली यूज्ड हैं दोस्तों ऑर्गेनिक वेस्ट, बैटरी एसिड, इंडस्ट्री ग्रेड मिथेनॉल, और ये सभी टॉक्सिक ही होते हैं। एडल्ट्रेंट्स जो होते हैं दोस्तों वो हॉज को ब्लैकआउट करने में, मेमोरी लॉस, हाई ड्रंकनेस, और या फिर आप कह सकते हैं लो क्वांटिटीज में कंज्यूम किया जाता है। इस तरीके से बनाया जाता है एडल्ट्रेंट्स को, ये और बड़े रिस्क लेके आते हैं। ओके, मिथेनॉल जो है दोस्तों मैं बता दूं कि कॉज करता है इंपेयर्ड विजन, हाई टॉक्सिसिटी और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एक ऐसी कंडीशन दोस्तों जहां पे जो बॉडी है प्रोड्यूस करती है एक्सेसिव फॉर्मिक एसिड, और इससे क्या होता है जो किडनी है ये आप कह सकते हैं अपना काम नहीं कर पाती। अपना काम नहीं कर पाएगी तो इससे क्या होगा कि वो जो अल्कोहल है वो उनको जहर की तरह काम करेगा, और जो मिक्सचर है दोस्तों इथेनॉल वाटर का वो और खतरनाक कर देता है काम। ये बातें जो कि हमें समझ में आती हैं अब तक। समझ में आया आपको कि हॉज क्या कंडीशन है और कैसे ये खतरनाक है? कोई भी समस्या है तो पूछिए कमेंट सेक्शन में और बताइए अपना रिव्यू। अगला दोस्तों आर्टिकल आता है, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, और वो बता रहा है कि जो कोर्ट्स हैं इनके वैकेशन के बारे में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने यहाँ पे फ्राइडे को बताया सुप्रीम कोर्ट जो है विल नॉट हैव ए वैकेशन बेंच, ओके, व्हेन इट ब्रेक्स नेक्स्ट वीक फॉर इट्स एनुअल विंटर वैकेशन। ओके, तो ये बातें समझ में आती है। इस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बोला कि ये वैकेशन बेंच नहीं होने वाली है क्योंकि उनका वैकेशन आज चालू होने वाला है, विंटर वैकेशन। अब एग्जैक्टली हमारे लॉ मिनिस्टर साहब ने क्या कहा इस बात को, यहाँ पे जो हमारी यूनियन लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू, इन्होंने क्रिटिसाइज किया था बेसिकली, और उन्होंने इस बारे में इसके रिस्पॉन्स में एक बात ये कही, और उन्होंने ये बोला कि जो इशू है वो कैन नॉट बी रिजॉल्व अंटिल अ न्यू सिस्टम ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इज इवॉल्व। उन्होंने ये कहा कि भारत के जो लोग हैं, ओके, भारत के जो लोग हैं उनके लॉन्ग वेकेशन की वजह से जो कोर्ट है वो कन्वेंशनली काम नहीं कर पाता। फॉर जस्टिस सीकर, जो चाहते हैं कि उन्हें जस्टिस मिले उनके लिए सही तरीके से काम नहीं कर पाता, यहाँ पे ब्रेक लग जाता है उनके उसमें काम में। विंटर वेकेशन दोस्तों 2 हफ्तों का होता है, आगे बताऊंगा मैं लॉ क्या कहता है। अब कोर्ट के वेकेशन को लेकर क्या बातें हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट 1 साल के अंदर काम करता है 193 वर्किंग डेज में, अपनी जुडिशियल फंक्शनिंग इतने दिन करता है वो। हाई कोर्ट जो है अपनी फंक्शनिंग करता है अप्रॉक्सीमेटली 210 दिन, और ट्रायल कोर्ट्स काम करते हैं 245 डेज। ओके, या जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों इसके कुछ ब्रेक्स होते हैं जो कि साल में 2 बार दिए जाते हैं। पहला ब्रेक कब होता है इसका, एक तो समर वेकेशन हो गया, एक विंटर वेकेशन हो गया। ओके, एक और बात दोस्तों यहाँ पे एक बात और ध्यान वाली है कि ये लोग दशहरा और दिवाली पे 1-1 हफ्ते का ब्रेक और लेते हैं, और ये कब से चलता हुआ आ रहा है, जब से आपकी कॉलोनियल प्रैक्टिसेस हैं तब से, ब्रिटिशर्स से चलता हुआ आ रहा है। क्या अगर मान लीजिए ब्रेक हो गया, उन्होंने वैकेशन ले लिया, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट केस होगा तब क्या होगा? देखिए कुछ जजेस अवेलेबल होते हैं उन अर्जेंट केसेस की हियरिंग के लिए। ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल ही एकदम अब नाता कट गया ना, कुछ जजेस होते हैं, कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों 2-3 जजेस का, जिन्हें हम लोग वैकेशन बेंचेस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट केसेस को जो कि वेट नहीं कर सकते हैं उनको मतलब हियर करते हैं, जैसे कि बेल वाला हो गया, इलेक्शन वाली बात होगी। ओके, कोई ऐसी चीज़ जो पहले बता रखी हैं उसको वहाँ पे वैकेशन बेंच वाले कंफर्म कर देते हैं। काफ़ी अनकॉमन है कि जब वैकेशन हो रहा होता है तो यहाँ पे हियरिंग हो जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों 2017 में, जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी थी लीड बाय CJI JS खेकारा, उन्होंने 6 दिन की हियरिंग ली थी, जब यहाँ पे आप कह सकते हैं बात चल रही थी ट्रिपल तलाक की। अपने समर वैकेशन में उन्होंने इसकी हियरिंग ली थी। तो ये चीज़ चलती हुई आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं छोड़ सकते वो लोग। तो अब इसका क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा? देखिए मैं आपको बताऊं, भारत देश के अंदर इस टाइम पे मैं बता देता हूं कि ऐसा नहीं पहली बार यहाँ पे क्रिटिसिज्म हो रहा, पहले भी कई बार हो चुका है इसका, कई सारे फैसले, कई सारे केसेस भी लग चुके हैं इसके खिलाफ। लेकिन मेन बात ये है दोस्तों, ये जो बात बोलते हैं वो ये इनके हिसाब से ये चीज़ है कि भारत के अंदर दोस्तों यहाँ पे जो केसेस हैं वो पेंडिंग बहुत ज़्यादा हैं। पेंडिंग केसेस की मात्रा इतनी ज़्यादा है दोस्तों कि वो हर दिन बढ़ती ही जा रही है, और उसके ऊपर से यहाँ पे अगर हम वैकेशन ले लेंगे तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगी कि वो पेंडिंग है और फिर दोबारा पेंडिंग, मतलब एक आप कह सकते हैं डिले हो जाएगा। और एक केस में जो समर ब्रेक्स होते हैं दोस्तों वो परहैप यूरोपियंस के दौरान से होते हुए आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम वो कहते थे कि जो इंडिया की समर है ये बहुत गर्मी होती है वहाँ पे, तो गर्मी में वो लोग काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो लोग ब्रेक लेते थे। और विंटर में क्यों लेते थे? क्रिसमस के लिए लेते थे। तो ये तो जो पुराने टाइम चलता हुआ आ रहा था, तो इस वजह से यहाँ पे होता था। 2000 के अंदर दोस्तों जस्टिस मेलिमत कमेटी बैठती है, उन्हें सेटअप किया गया था कि वो रिफॉर्म्स लेके आए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर, और उन्होंने सजेस्ट भी किया एक पीरियड फॉर वैकेशन शुड बी रिड्यूस बाय 21 डेज। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे पास पेंडेंसी केसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हैं।
230th रिपोर्ट द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने, जो कि हेड हो रही थी बाय द जस्टिस AR लक्ष्मणन, उन्होंने भी 2009 के अंदर कॉल किया फॉर रिफॉर्म इन दिस सिस्टम, और इन्होंने वो बोला कि 10 से 15 दिन तो कम करने ही करने चाहिए। 2014 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफाई किया अपना नया रूल, जहां पे उन्होंने जो पीरियड था समर वेकेशन का, उसे यहाँ पे आप कहते हैं शेल नॉट एक्सीड 7 वीक्स फ्रॉम दी अर्ली 10 वीक पीरियड। वहीं 2014 के अंदर भी पेंडेंसी जो केसेस थे वो 2 करोड़ मार्क कर चुके थे। तब उस टाइम पे CGI RM लोधा साहब ने भी सजेस्ट किया था इस बात को कि सुप्रीम कोर्ट जो है आप कह सकते हैं और हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट जो है वो पूरे साल ओपन रहेंगे। CGI ने सजेस्ट किया था शेड्यूल फॉर द इंडिविजुअल जजेस कि वो यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द ईयर में काम करेंगे और जो कैलेंडर है उसे प्लान किया जाएगा उनके हिसाब से ही। एक और बात दोस्तों, जो फॉर्मर CGI TS ठाकुर साहब हैं, उन्होंने भी सजेस्ट किया था कि जो होल्डिंग कोर्ट्स हैं ड्यूरिंग वेकेशन वो सही नहीं है, और इस बात को भी यहाँ पे उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो पार्टीज है और जो लॉयर है इन्हें साथ में म्यूचुअली एग्री होकर काम करना चाहिए, पर ये प्रपोजल भी काम नहीं आया। ओके, अब आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट की फेवर में कैसे बताया जाता है। देखिए हमने ये जान लिया कि भाई क्या है, क्या क्रिटिसिज्म है इसका, क्यों हो रहा है, लेकिन कोर्ट क्या कहता है इसको लेकर, अपने डिफेंड में कोर्ट क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों मैं बताऊं, यहाँ पे बहुत बेसिक चीज़ है। यहाँ पे जो डिमांड बोली गई थी वो ये बोली गई थी कि जो प्रोफेशन है कोर्ट वाला, लॉयर वाला, इसके अंदर दिमाग बहुत लगता है। तो जब दिमाग लगता है यहाँ पे तो इन्हें वैकेशन चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग जो है वो ठंडा हो जाएगा, थोड़ा काम सही तरीके से करने लगा, फंक्शनिंग सही तरीके से करने लगी ब्रेक मिलने के बाद। इस बात को यहाँ पे बोला, ठीक है। यहाँ ये भी बोला गया कि जो जजेस होते हैं वो एक दिन में 10 आवर से ज़्यादा काम करते हैं ऑफिशियली, और अनऑफिशियली दोस्तों आप कह सकते हैं कोर्ट में वो लोग आप मान लीजिए 10:30 से लेकर 4 बजे तक बैठते हैं, क्योंकि उन्हें प्रिपेयर करना पड़ता है नेक्स्ट डे के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रिक्वेंटली आर्गूमेंट्स आते हैं कि ऐसा नहीं है कि जजेस काम नहीं कर रहे हैं, डेली वो काम करते हैं, डेली कई सारे केसेस सॉल्व भी करते हैं। ओके, एक और आर्गूमेंट ये बोला गया कि जो जजेस हैं वो कभी भी लीव नहीं लेते। ये भी एक बात यहाँ बोली गई थी। प्रोफेशनल करियर है उनका, जो प्रोफेशनल जो सेशन में अगर कोर्ट समर वैकेशन के अलावा, तो वो कभी ब्रेक नहीं लेते। 2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग दोस्तों मिडनाइट तक गई थी, जब यहाँ पे आप कह सकते हैं एग्जीक्यूशन की बात हुई थी यकाब मेमन की उस टाइम पे। और अगले दिन दोस्तों दोनों ही जस्टिस आप कह सकते हैं दीपक मिश्रा साहब और प्रफुल्ल पंत साहब दोनों ही दोबारा वर्किंग मतलब ऑफिस में आ गए। लीगल एक्सपर्ट्स की बात माने तो उन्होंने पॉइंट आउट करते हुए बताया था कि जो कटिंग डाउन है कोर्ट के वैकेशंस की, वो कहीं से भी ड्रामेटिक डिक्रीज नहीं लेके आएगा पेंडिंग केसेस में। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप लोग ये कट देंगे तो बहुत बड़ी यहाँ वो हो जाएगी दिक्कत दूर और सारे सॉल्व एक दिन में हो जाएंगे केस सॉल्व, ऐसी बातें नहीं हो पाएंगी। तो ये चीज़ें आती हैं इनके डिफेंड में। अब दूसरे देशों में प्रैक्टिसेस कैसी हैं, देखिए इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ पे हाईएस्ट केस है, वहाँ पे लोड ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, दुनिया भर में कहीं भी अगर आप देख लेंगे तो। जो नंबर ऑफ जजमेंट्स हैं दोस्तों वो भी डिलीवर किए जाते हैं विद 34 जजेस। इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे ज़्यादा मतलब आगे में है। 2021 के अंदर यहाँ पे मैं बता दूंगा आप लोग को 29,739 केसेस थे जो कि इंस्टीट्यूट हुए थे बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर दोस्तों यहाँ पे 24,586 केसेस खत्म हो गए। इसी साल 2021 के अंदर बिटवीन जनवरी 1 से लेके दिसंबर 16 तक सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर किए थे लगभग 1255 जजमेंट। ओके, वहीं अगर कंपेयर करते हैं यूएस सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से तो वो अप्रॉक्सीमेटली एक साल के अंदर 100 से 150 केसेस लेते हैं। यूके वाले की बात करें तो वो लोग एक साल के अंदर जो अपील है कोर्ट्स की हाई कोर्ट के अंदर वो 185 से लेकर 190 डेज तक चलती है। तो आप देख सकते हैं कि भारत वाला पहले से ही प्रेशर में है कि नहीं, केसेस तो दोनों जगह ही आ रहे हैं, पर भारत के पास पहले ही प्रेशर में और काम अच्छा कर रही है हमारी कोर्ट। ऐसा नहीं बेकार काम कर रही है, छुट्टी ले रही है, वो कर रही है, तो अच्छा भी काम कर रही है ऑफिस में। तो ये सारी बातें हैं, आपके क्या कहने हैं जरूर बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। पर इस आर्टिकल के अंदर इतनी बातें बताई गई। एंड लास्ट आर्टिकल आता है दोस्तों, स्पेसएक्स ने लॉन्च किया एक रॉकेट फ्रॉम कैलिफोर्निया फ्राइडे को। यहाँ पे केयर करके मतलब वो लोग उसने उठा के ले गया यूएस फ्रेंच सैटेलाइट, जिसे डिजाइन किया गया फर्स्ट ग्लोबल सर्वे ऑफ द अर्थ सरफेस वाटर। एक तरीके से वो वाटर का सरफेस करने के लिए बनाया गया। फैल्कन 9 रॉकेट ने पेलोड लिया सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोलॉजी सैटेलाइट, जिसका नाम है स्वाट, जो कि इनकॉर्पोरेट करेगा मिड माइक्रोवेव रेडार टेक्नोलॉजी को और कलेक्ट करेगा हाई डेफिनेशन के मेजरमेंट्स ऑफ द ओशन, लेक्स, रिजर्वोयर्स, रिवर्स ओवर 90% ऑफ द ग्लोब। जो कंपोनेंट दोस्तों एसयूवी साइज सैटेलाइट के वो बिल्ड करे गए प्राइमरी बाय द नासा जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी नियर लॉस एंजलिस एंड फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNES। ओके, जो स्वाट है दोस्तों वन ऑफ द 15 मिशन है जो कि लिस्ट किए गए हैं बाय द नेशनल रिसर्च काउंसिल एज अ प्रोजेक्ट ऑफ द नासा, और वो हमें इस पूरे डिकेड में देखने को मिलेगा। तो जिसमें से एक जो ये मिशन है ये चालू हो गया। ओके, मेन काम क्या है इस मिशन का? इस मिशन का यही काम है कि एक्सप्लोर करेगा कि आखिर कैसे जो ओशन है ये एब्जॉर्व करता है एटमॉस्फेरिक हीट को, कार्बन डाइऑक्साइड को, और कैसे मदद करता है ये नेचुरली कि ग्लोबल टेम्परेचर को रेगुलेट किया जा सकता है, मदद करता है कि हम लोग मिनिमाइज कर सकें क्लाइमेट चेंज को।
साथ ही ये स्कैन करेगा सीज को फ्रॉम द ऑर्बिट। जो स्वाट है ये प्रिसाइजली मेजर कर सकता है कुछ फाइन डेफिनेशंस इन द सरफेस एवेल्यूशन around the smaller currents and eddies where much of the ocean's drawdown of the heat and carbon delivered to occur। मतलब कि बस इसका इतना हिस्सा मतलब आप समझ जाइए कि यही मतलब है कि वो स्वॉट जो है वो जाएगा ऑर्बिट के अंदर, वहां से देखेगा कि नीचे जो है आपकी जो सरफेस है, जो आपका सी लेवल है, ओशन है, वो ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर स्मॉल करंट निकल रही है तो क्यों निकल रही है, जो हीट है वो कैसे एब्जॉर्ब कर ले रहा है, कार्बन जो है वो कैसे डिलीवर कर रहा है, तो ये सब कुछ यही बताएगा। काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। और अच्छी बात यह है दोस्तों, ये दुनिया का पहला आप कह सकते हैं ग्लोबल सर्वे रहने वाला है जो कि सर्वे करेगा अर्थ के सरफेस वाटर को। ये बहुत बड़ी बात है। मजा आएगा इसके रिजल्ट को देखने में। और आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। ओके, आई होप कि आपको मजा आएगा। इस वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छे से कोशिश करी कि आपको मैं बता सकूँ चीज़ों को। मजा आया तो बताइए कमेंट सेक्शन में। और भी इस वीडियो को देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।